टेरेस्ट्रियल ग्रहों की तुलना पृथ्वी से करें, पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स में प्लेट मोशन और पृथ्वी के महाद्वीपों में मूवमेंट और पृथ्वी की अन्य भौगोलिक बातों के बारे में हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के साथ में इसकी तुलना करते हैं। जैसे मंगल, मार्स, वीनस, इसी प्रकार से मरकरी, मून, इन सब के साथ में तुलना करना ये हमारे लिए एक लिमिटेड घटना है। हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए केवल मात्र टेरेस्ट्रियल ग्रहों से इसकी तुलना, पृथ्वी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की भूगोल यानी उनकी जियोलॉजी, उनकी जियोफिजिक्स कंपैरेटिवली स्टडी करनी चाहिए। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यदि इनके साथ में पृथ्वी की तुलना की जाए तो हमारे सामने और भी अधिक स्पष्ट स्थिति आती है। नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जिसकी तुलना पृथ्वी के साथ में करनी चाहिए। नेपच्यून एक आइस जिएंट प्लैनेट है। यूरेनस भी एक आइस जिएंट प्लैनेट है और जुपिटर और सैटर्न ये गैस जिएंट है। इनमें जो डिफरेंशियल रोटेशन के कारण मैटर की मूवमेंट है, यानी डिफरेंट लेटीट्यूड पर डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो मैटर का मोशन हो रहा है, वो पृथ्वी के लिए किस प्रकार से उसकी जियोलॉजी को समझने में, पृथ्वी की जियोलॉजी को समझने में उपयोगी है, पृथ्वी के जियोफिजिकल प्रोसेस को समझने के लिए उपयोगी है। बृहस्पति ग्रह का एटमॉस्फेयर और उसका इनर मैटर और उसका कंप्लीट जो मैटर की मूवमेंट है, वो पृथ्वी के साथ में तुलना करने से हमें क्या फायदा है। इसी प्रकार से शनि ग्रह में जो मैटर की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, अलग अलग वेलोसिटी से मूवमेंट है, यूरेनस, नेपच्यून में भी इसी प्रकार से है। यानी जो ये डिफरेंशियल रोटेशन के कारण सोलर सिस्टम के जो गैस जैसे ग्रह हैं, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में जो डिफरेंशियल रोटेशन है वो बहुत धीमा है, बहुत स्लो है। कॉन्टिनेंट की शेप केवल मात्र पृथ्वी के 4.54 बिलियन ईयर में
समझने में कोई हमें लाभ नहीं। इसके लिए हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और उसके बाद में सुपर अर्थ और फिर अर्थ, ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन में हमारा उद्देश्य ये है कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे धीमी गति से मिनरल्स, रॉक्स अस्तित्व में आते हैं। नेपच्यून के बाद की स्थिति, नेपच्यून के बाद की स्थिति है सुपर अर्थ और सुपर अर्थ के बाद की स्थिति है अर्थ। मतलब पृथ्वी का गैर दैत्य ग्रहों से एक कंपैरिजन हम इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक गैस और एटमॉस्फेयर और उनका इनर मैटर जो हलचल करता है, पृथ्वी उन अवस्थाओं से होकर के निकली है। पृथ्वी का इतिहास केवल 4.54 बिलियन ईयर तक ही सीमित करने से अनेक प्रकार की बातों को हम समझ नहीं पाते। हम इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एक्सटेंड करके देखें, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व पृथ्वी का स्वरूप क्या था, पृथ्वी कैसी थी, क्योंकि हम कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से पदार्थ के अलग होने से और वो पदार्थ फिर आपस में टकराते हुए धीरे धीरे वो उल्काएं टकराते हुए और वो एस्ट्रॉयड जिनको अभी ये समझा जाता है कि ये ग्रहाणु हैं और ये प्लेनेटेजिमल, और ये भविष्य में बड़ा रूप लेते हैं और बड़े होते हैं, क्योंकि पदार्थ चिपकते चिपकते या एक साथ जुड़ते जुड़ते बड़ा विराट एक ग्रह का रूप ले लेता है। लेकिन यदि हम पृथ्वी के भूगोल को समझने के लिए एक कंपैरेटिव स्टडी करें सारे सौरमंडल में, संपूर्ण सौरमंडल में और दूसरे तारों से करें, सूर्य से करें, दूसरे तारों से करें, इसी प्रकार से सोलर सिस्टम के बाहर अनेक दूसरे सोलर सिस्टम में उनमें ग्रह है उनसे करें, हम एक कड़ी बनाना चाहते हैं, एक सीक्वेंस में इस बात को कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से केवल मात्र टेरेस्ट्रियल ग्रहों के साथ में तुलना करना उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी के जैसी रॉकी प्लैनेट अवस्था दूसरे ग्रहों की जैसे चंद्रमा, मंगल, शुक्र या वीनस या मरकरी या प्लूटो, इनसे तुलना करने से हमें एक लिमिट तक हमारी बात जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में समझ में आती है, पृथ्वी के भूगोल के बारे में समझ में आता है। लेकिन जब इसका कंपैरिजन गैर दैत्य ग्रहों के साथ में किया जाता है तो प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन कहां से होता है, ये बात क्लियर होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन हमें धीमी गति से देखने में आता है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बाद सुपर अर्थ धीरे धीरे जो मैटर में चेंजेज हो रहा है,
उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट उभर करके आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, इसकी बारीकियों को नोट करना चाहिए। किस प्रकार से मिनरल्स और रॉक्स पृथ्वी में उनका फॉर्मेशन हुआ और कैसे वो आगे जा करके एक लिथोस्फीयर जैसी ठोस परत को निर्मित करते हैं। किस प्रकार से धीरे धीरे एक बाहर का जो गैसीय वातावरण है और अंदर तरल, और धीरे धीरे इसी प्रकार से यूरेनस, नेपच्यून में जो अधिक गैसियस नहीं है, और इसी प्रकार से नेपच्यून के बाद की अवस्था जिसमें सॉलिडिफिकेशन, जिसमें लिथोस्फीयर क्रस्ट बहुत तेजी से उसका फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ऊपर की जो सतह पृथ्वी की है, ठोस सतह है, उसका निर्माण होना शुरू होता है और ओशियन, महासागर भी बनने शुरू होते हैं। इसके लिए हमें एक क्रमबद्धता की आवश्यकता है। ये क्रमबद्धता एक सोलर सिस्टम के ग्रहों से सभी से तुलना करने पर क्लियर होती है और केवल मात्र पृथ्वी को उसके सतह पर डाटा इकट्ठे करना, उसके एविडेंसेस इकट्ठा करना कि सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके पीछे ये डाटा है, ये एविडेंसेस है, पैलियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, और इसी प्रकार से पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज है। लेकिन इन सभी को पूरा क्लियर करने में, इनको स्पष्ट करने में हमें पृथ्वी का ही केवल मात्र प्रमाण आवश्यक नहीं है। पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बैक करते जाएं, अनेक इयोन है, इरा है, इसमें पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन, किस प्रकार से मिनरल्स, रॉक्स अस्तित्व में आते हैं, इसके लिए हमें सोलर सिस्टम के सभी छोटे बड़े ग्रहों से तुलना की आवश्यकता है। हम सोलर सिस्टम के गैस जिएंट, रॉकी प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या मून, सभी मून्स को तुलना करके देखते हैं तो हमारे लिए एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर बहुत ही साफ सुथरी और स्पष्ट रूप से तब आती है जब हम इस तस्वीर को गैस जिएंट ग्रहों से, क्योंकि गैस जिएंट ग्रह वो ग्रह हैं जिनमें पृथ्वी के अर्ली स्टेट को देखना या उसकी कल्पना करना, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्थाओं को कल्पना करना आसान होता है। केवल मात्र हम पृथ्वी को, उसकी सराउंडिंग्स, उसकी सरफेस, उसके इंटीरियर, इन सभी को ध्यान रखते हुए डाटा और एविडेंसेस अगर इकट्ठे करेंगे तो हमारे लिए ये एक अधूरा, एक इनकम्प्लीट
स्टडी होगी। और इसके लिए यह एक हमारे सामने प्रत्यक्ष स्पष्ट एक डायनेमिकल प्रोसेस है कि जो मूवमेंट, जो रासायनिक परिवर्तन बृहस्पति में हो रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे शनि में और देखें, इसी प्रकार से यूरेनस में देखें, नेपच्यून में देखें, तो ये सब बहुत धीमी गति से परिवर्तन है जो पृथ्वी को समझने में मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए, उसके भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए, उसकी जियोलॉजी को समझने के लिए कि किस प्रकार से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से मिनरल्स आते हैं, किस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री को क्रॉस करके एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर मिनरल्स रॉक्स पहुंच जाते हैं। हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी जो है 4.54 बिलियन ईयर से पहले जो स्थिति थी, जो उसका स्वरूप था, वो कैसा था। हम केवल मात्र एक लिमिटेड या शॉर्ट स्केल पर इस बात को नहीं कह सकते। हमें इस जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी जो श्रृंखला है, जो एक कड़ी है, जो एक सीक्वेंस है, इसको गैस जिएंट प्लैनेट से कनेक्ट करके देखना चाहिए, उनसे कल्पना करनी चाहिए। पृथ्वी का वो प्रारंभिक स्वरूप, जब यह एक विशाल गैस दानव थी, जैसे जुपिटर है, उसमें जो मोशन चल रहा है, उसकी सरफेस पर जो हलचलें हो रही है, उसके जो इंटरनल मैटर मूवमेंट हो रहा है, पृथ्वी उस अवस्थाओं को पहले इसी रूप में, पृथ्वी उसी रूप में निकल चुकी है। शनि ग्रह में भी इसी प्रकार की स्थिति को देखें कि अगर हम पृथ्वी की तुलना शनि ग्रह से करें, और तुलना हम इस आधार पर करना चाहते हैं कि उसमें मैटर में चेंजेस क्या हो रहा है और उसमें किस प्रकार से मैटर मूव कर रहा है। डिफरेंट लेटीट्यूड पर डिफरेंट वेलोसिटी से जो मोशन चल रहा है, आगे पीछे, आगे और पीछे, मतलब यह है कि उनमें जो मैटर में चेंजेज हो रहा है और साथ में उसमें जो मोशन चल रहा है, वो पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट की शेपिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए बड़ा उपयोगी है। जब हम कॉन्टिनेंट्स की इस प्रकार के शेप को इन 4 जिएंट प्लैनेट से कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे सामने एक अद्भुत या एक आकर्षक परिणाम आता है। यह आकर्षक परिणाम क्या है कि रॉक्स का फॉर्मेशन धीमी गति से हो रहा है, सॉलिड क्रस्ट बन रही है, धीरे धीरे सॉलिड क्रस्ट उभर करके आ रही है,
कॉन्टिनेंट्स की शेपिंग, कॉन्टिनेंट आकृति, उस आकृति में आ रहे हैं। लेकिन केवल मात्र टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से हमें तुलना नहीं करना चाहिए, और ना ही केवल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और मून के साथ में इसका कंपैरिजन तर्कसंगत है। गैर दैत्यों से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून से तुलना करने का हमारा उद्देश्य ये है कि पृथ्वी का जो वो प्रारंभिक स्वरूप था, वो जो मंथन जो बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस, नेपच्यून में हो रहा है, वो मंथन का स्वरूप पृथ्वी में बड़ी भूमिका रखता है कॉन्टिनेंट के शेप को देने में। प्लेट टेक्टोनिक्स के ओरिजिन को समझने में उसकी विशेष भूमिका है। प्लेट टेक्टोनिक्स कहां से प्रारंभ होता है, किस प्रकार से गैर दैत्य ग्रह पृथ्वी में रूपांतरित होते हैं, और ये एक कोरी कल्पना नहीं है। हम ब्रह्मांड में दूसरे सौरमंडल है, उनमें जो ग्रह है, गैर दैत्य ग्रह है, टेरेस्ट्रियल ग्रह है, उन सभी से एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अगर हम विचार करेंगे तो हमारे लिए पृथ्वी का भूगोल समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अन्यथा सुपर कॉन्टिनेंट का विचार केवल मात्र हमने पृथ्वी पर एविडेंसेस में देखते हुए उसी सीमित दायरे में अगर हम विचार करेंगे तो हमें इसका कोई फायदा नहीं है, और ये तर्कसंगत भी नहीं है। हम दूसरे ग्रहों से इसकी तुलना क्यों करते हैं? कैसे पृथ्वी का संबंध हम उन गैर दैत्य ग्रहों से जोड़ते हैं, स्थापित करते हैं? इसके लिए हमें एक सोलर सिस्टम के पूरे सभी ग्रहों को ध्यानपूर्वक देखना होगा। बृहस्पति में जो हलचलें हो रही है, मैटर का मूवमेंट हो रहा है, एक सेम वेलोसिटी से उसमें मैटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक दिशा में और उल्टी दिशा में, शनि में भी एक दिशा में और उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये मूवमेंट पृथ्वी के भूगोल को समझने में काफी हेल्पफुल है और काफी लाभदायक है। यूरेनस में भी इस प्रकार से मैटर का मूवमेंट हमें समझाता है। हम एंटायर मैटर की बात कर रहे हैं, केवल मात्र ऊपरी या केवल मात्र सरफेस पर जो हलचल हो रही है उसकी बात नहीं करते। पृथ्वी का के सेंटर से लेकर के और आउटर हार्ड जो लिथोस्फीयर है, फिर ओशन करंट है, फिर वायुमंडल है, ये सब पूरा एक कसावट जो ले रहे हैं, उनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के समान ही है। बस अंतर इतना ही है कि उनमें ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, उनमें जो मोशन है बड़ा लचीला है, लेकिन पृथ्वी में हार्ड सरफेस होने के कारण वो थोड़ा धीमा पड़ गया है।